नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम विज्ञान की एक ऐसी दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो हमारे हर दिन, हर पल से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। अम्ल, क्षार और लवण, मतलब कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। कभी सोचा है तीखा खाने के बाद वो पेट में जो जलन सी होती है, वो क्यों? या फिर वो सफेद कपड़े पर हल्दी का पीला दाग, जैसे ही साबुन लगाया वो लाल भूरा हो गया। हाँ, होता है। और फिर पानी से धोया तो वापस पीला। ये क्या चक्कर है? कोई जादू? जादू नहीं, ये तो सीधी सादी केमिस्ट्री है। अम्ल और क्षार का खेल है सारा। अच्छा। हाँ, और यही रोजमर्रा के अनुभव हमें सीधे आज के विषय पर ले आते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो विज्ञान की किताबों से ली गई है। ठीक है। और हमारा मकसद है इसमें जो ज्ञान छुपा है उसे आसान भाषा में समझना कि भाई ये अम्ल और क्षार आखिर हैं क्या भला, ये एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और हमारी जिंदगी में इनका क्या रोल है। आमतौर पे लोग क्या लेते हैं? एंटासिड। जी। क्यों? यहीं पर मुझे लगता है अम्ल और क्षार की एक खास बात सामने आती है। कौन सी? कि वो एक दूसरे के असर को काट सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही, उदासीनीकरण कहते हैं इसे। तो क्या सिर्फ स्वाद से ही पहचान होती है इनकी? अम्ल खट्टे, क्षार कड़वे। स्वाद से तो पहचान है, पर हर चीज को चखना ठीक नहीं, खतरनाक भी हो सकता है। वो तो है। खुशकिस्मती से हमारे पास इनको पहचानने के सुरक्षित तरीके भी हैं, जिन्हें हम कहते हैं सूचक, इंडिकेटर्स। सूचक? जासूस जैसे? हाँ, कह सकते हैं। ये ऐसे जासूस हैं जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं, इशारा दे देते हैं। अच्छा। तो यहीं से अपनी आज की खोज शुरू करते हैं। चलिए फिर। तो सबसे बेसिक पहचान, अम्ल जैसे नींबू, संतरा, सिरका, स्वाद में खट्टे, और क्षार जैसे खाने का सोडा, अगर कभी गलती से चखा हो तो हल्का कड़वा सा लगता है। हाँ, कड़वे और छूने में थोड़े चिकने, साबुन जैसे। और एक और तरीका है वो लिटमस पेपर वाला। लिटमस बहुत कॉमन है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला। बिल्कुल। ये लिटमस आता कहाँ से है? ये लाइकेन नाम के एक पौधे से मिलता है। उससे एक बैंगनी रंग का रस निकालते हैं। अच्छा। जब माहौल ना अम्लीय हो ना क्षारीय, मतलब न्यूट्रल, तो ये बैंगनी रहता है। अम्ल में लाल और क्षार में नीला। और वो हल्दी वाला उदाहरण, वो भी सूचक है? हाँ, हल्दी तो अपनी रसोई का सूचक है। पीली हल्दी जैसे ही क्षारीय साबुन के संपर्क में आती है, लाल भूरी हो जाती है। कमाल है। और भी है प्रकृति में। लाल पत्ता गोभी का रस, कुछ फूलों की पंखुड़ियां जैसे हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, ये सब रंग बदलकर बता सकते हैं कि माहौल अम्लीय है या क्षारीय। वाह, मतलब प्रकृति हमें इशारे दे रही है। लेकिन वैज्ञानिक लैब में शायद कुछ और इस्तेमाल करते होंगे, ज्यादा पक्का वाला। हाँ बिल्कुल, लैब में थोड़ी ज्यादा प्रिसिजन चाहिए होती है ना, तो वहां हम मिथिल ऑरेंज या फिनोफ्थिलीन जैसे सिंथेटिक सूचक इस्तेमाल करते हैं। फिनोफ्थिलीन, ये नाम सुना है। हाँ, ये क्षार में गुलाबी रंग देता है और अम्ल में रंगहीन रहता है। अच्छा। और एक और मजेदार टाइप के सूचक हैं, गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। गंध वाले, मतलब खुशबू से पहचान, ये कैसे? हाँ, सोचिए कुछ चीजों की गंध अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर बदल जाती है या गायब हो जाती है। जैसे प्याज का रस, वनीला एसेंस या लौंग का तेल। प्याज, उसकी गंध तो बहुत तेज होती है। हाँ, तो एक छोटा सा प्रयोग सोचें। प्याज के रस में भीगे कपड़े की पट्टी लें, उस पे एसिड डालें जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो प्याज की गंध आती रहेगी। लेकिन अगर उसी पट्टी पर क्षार डालें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल, तो गंध गायब हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बड़ा अनोखा तरीका है ना? टेस्ट ट्यूब है, एक में सादा पानी है, एक में कोई अम्लीय घोल, एक में क्षारीय, और आपके पास पहचानने के लिए सिर्फ लाल लिटमस पेपर है। कैसे पता लगाएंगे? ये हुई ना दिमागी कसरत वाली बात। देखिए, लाल लिटमस का रंग किस में बदलेगा? सिर्फ क्षार में, वो नीला हो जाएगा। बिल्कुल, अम्ल या पानी में तो लाल का लाल ही रहेगा। तो पहला कदम, तीनों में लाल लिटमस डुबो कर देखो। ठीक है। जिस टेस्ट ट्यूब में वो नीला हो गया, वो पकड़ में आ गया, वो क्षार है। हाँ, एक तो पता चल गया। और अब मजे की बात, अब आपके पास नीला लिटमस पेपर भी आ गया है ना? अरे हाँ, उसी क्षार वाले घोल से। बिल्कुल। अब इस नीले लिटमस पेपर को बाकी बची 2 टेस्ट ट्यूब में डुबोएं। अच्छा। जो घोल उसे वापस लाल कर दे, वो क्या हुआ? वो अम्ल हुआ। शाबाश। और जिसमें नीला लिटमस नीला ही रहे, कोई बदलाव ना हो, वो फिर पानी है। हो गई पहचान, थोड़ी सी जासूसी से। समझ गई, मजेदार। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये अम्ल और क्षार दूसरी चीजों से कैसे मिलते हैं?
जैसे धातुओं से, मेटल्स? हाँ, ये इनकी एक बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है। जब अम्ल किसी क्रियाशील धातु से मिलता है, जैसे जिंक या लोहा, तो तेजी से बुलबुले निकलते हैं। ये हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस? हाँ, और इसकी पहचान का एक टेस्ट है। अगर जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती उस गैस के पास लाएं, तो पॉप की आवाज के साथ जलती है। पॉप साउंड? अच्छा। ये हाइड्रोजन का सिग्नेचर साउंड है। तो समीकरण सीधा सा है, अम्ल प्लस धातु तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को हटा देती है? बिल्कुल सही, उसे विस्थापित कर देती है। क्या क्षार भी धातुओं के साथ ऐसा ही करते हैं? कुछ क्षार करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन उतना आम नहीं है जितना अम्लों का है, और अक्सर इसमें थोड़ा गर्म करना पड़ता है। जैसे जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस देती है, पर सभी धातुएं क्षार से ऐसे रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, धातुओं की बात हो गई। अब आते हैं उन चीजों पर जिनमें कार्बोनेट होता है, जैसे खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। हाँ, ये भी एक दिलचस्प रिएक्शन है। जब इनमें कोई अम्ल डाला जाता है, क्या होता है? तो बड़ी तेजी से बुदबुदाहट होती है, गैस निकलती है। जैसे सोडा की बोतल खोलते हैं ना, वैसी। हाँ। ये गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अच्छा, CO2। इसकी पहचान कैसे करते हैं? इसका एक क्लासिक टेस्ट है। अगर इस गैस को चूने के पानी से गुजारें, चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल, तो वो पानी दूधिया हो जाता है, मिल्की। दूधिया क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो पानी में घुलता नहीं और छोटे छोटे कणों के रूप में फैल जाता है। इसी से दूधियापन आता है। अच्छा, और चूना पत्थर, चाक, संगमरमर, ये सब क्या है? ये सब असल में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के ही अलग अलग रूप हैं। तो अगर इस दूधिया हो चुके चूने के पानी में और ज्यादा CO2 गैस डालते जाएं तो क्या होगा? ये बड़ा मजेदार सवाल है। अगर आप ज्यादा CO2 डालते रहेंगे तो वो दूधियापन गायब हो जाएगा। गायब क्यों भाई? क्योंकि अब एक नई चीज बन जाती है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये पानी में घुलनशील होता है। हाँ। तो जो पहले अघुलनशील कण थे वो घुल जाते हैं और पानी फिर से साफ दिखने लगता है। कमाल है। और यहाँ एक और राज खुलता है। देखिए, CO2 गैस किससे रिएक्ट कर रही है? चूने के पानी से, जो कि एक क्षार है। हाँ। तो ये रिएक्शन कुछ अम्ल और क्षार के रिएक्शन जैसा है। इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि CO2 जैसी गैसें जो अधातुओं के ऑक्साइड हैं, वो अम्लीय नेचर की होती हैं। अच्छा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, ये बात ध्यान रखनी होगी। जी हाँ, ये पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे अम्ल वर्षा में। ठीक है, अब सबसे जरूरी रिएक्शन की बात करते हैं। जब अम्ल और क्षार खुद आपस में मिलते हैं, वो उदासीनीकरण वाली बात। हाँ, ये तो इनका सिग्नेचर रिएक्शन है, एक दूसरे के असर को खत्म करना। कैसे होता है ये? सोचिए, आपने एक क्षार लिया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसमें 2 बूंद फिनोल्फथलीन सूचक डाल दिया। वो गुलाबी रंग वाला सूचक। हाँ, तो घोल गुलाबी हो गया। अब आप उसमें ड्रॉपर से धीरे धीरे बूंद बूंद करके अम्ल डालिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो गुलाबी रंग हल्का होता जाएगा और एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल गायब हो जाएगा, रंगहीन। मतलब अम्ल ने क्षार के असर को खत्म कर दिया? बिल्कुल, उदासीन कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। और अगर इसमें फिर से एक आध बूंद क्षार डाल दें तो गुलाबी रंग वापस आ जाएगा। ये दिखाता है कि कैसे वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में बनता क्या है? इसमें बनता है लवण, सॉल्ट और पानी, वाटर। जैसे हमारे उदाहरण में NaOH और HCl मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी साधारण नमक, और साथ में पानी H2O। अच्छा, तो नमक और पानी? जी, NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब एक और तरह की ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड्स। जी, जैसे कॉपर ऑक्साइड जो काला होता है, वो अम्ल से कैसे रिएक्ट करते हैं? हाँ, ये भी देखते हैं। अगर आप काले रंग के कॉपर ऑक्साइड CuO में थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें, तो आप देखेंगे कि वो काला पाउडर धीरे धीरे घुलने लगता है और घोल का रंग बदलकर नीला हरा सा हो जाता है। नीला हरा क्यों? क्योंकि कॉपर 2 क्लोराइड बन जाता है, जो एक लवण है और नीले हरे रंग का होता है, और साथ में पानी भी बनता है। तो यहाँ भी लवण और पानी बन रहा है। हाँ, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस जल। अच्छा, तो याद करें, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय थे और यहाँ धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण और पानी बना रहे हैं।
तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। धात्विक ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्ल के साथ वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे क्षार करते हैं। समझ गए। तो ये साफ हो गया कि अम्ल और क्षार एक दूसरे से और दूसरी चीजों से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन एक सवाल मन में है, सभी अम्लों में ऐसी क्या खास बात है जो सब में एक जैसी है? व्हाट्स कॉमन? बहुत अच्छा सवाल है। सभी अम्लों में एक चीज कॉमन है, जब उन्हें पानी में घोला जाता है तो वे हाइड्रोजन आयन H+ छोड़ते हैं। H+ आयन? हाँ, असल में ये H+ आयन अकेले नहीं रहते। ये पानी के अणु H2O के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना लेते हैं। यही आयन अम्ल के सारे गुणों के लिए जिम्मेदार हैं। खट्टा स्वाद, लिटमस को लाल करना, धातुओं से क्रिया करना। अच्छा, मतलब पानी में H+ आयन देना ही अम्ल की पहचान है। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप एसिड वाले पानी के घोल में से बिजली गुजारने की कोशिश करेंगे तो बल्ब जल उठेगा। क्यों? क्योंकि ये आयन H+ या H3O+ और साथ में नेगेटिव आयन बिजली को प्रवाहित होने देते हैं। लेकिन अगर आप चीनी या अल्कोहल के घोल में ऐसा करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। पर उनमें भी तो हाइड्रोजन होता है, ग्लूकोज, अल्कोहल। हाइड्रोजन होता है, पर वो पानी में घुलकर H+ आयन नहीं बनाते। इसीलिए वो अम्लीय गुण नहीं दिखाते और बिजली भी कंडक्ट नहीं करते। समझ गई। तो ये हुई अम्लों की बात, और क्षारों में क्या कॉमन है? जैसे अम्ल H+ आयन देते हैं, वैसे ही क्षार पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। OH- आयन? हाँ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पानी में Na+ और OH- आयन में टूट जाता है। यही OH- आयन क्षारीय गुणों के लिए जिम्मेदार हैं। कड़वा स्वाद, चिकनापन, लिटमस को नीरा करना। और जो क्षार पानी में आसानी से घुल जाते हैं, उन्हें कुछ और भी कहते हैं? हाँ, उन्हें एल्कली कहते हैं। सभी एल्कली क्षार होते हैं, पर सभी क्षार एल्कली नहीं होते, क्योंकि कुछ पानी में ठीक से घुलते नहीं। अच्छा, तो अम्ल H+ देते हैं, क्षार OH- देते हैं, लेकिन दोनों के लिए पानी जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पानी की उपस्थिति में ही ये आयन बनते हैं। कोई उदाहरण? देखिए, अगर आप सूखी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस लें और उसे सूखे नीले लिटमस पेपर के पास ले जाएं, तो उसका रंग नहीं बदलेगा। सच में? हाँ, लेकिन जैसे ही आप लिटमस पेपर को थोड़ा नम करेंगे या HCl गैस को पानी में घोलकर उसका विलयन बनाएंगे, वो तुरंत लिटमस को लाल कर देगा। मतलब पानी के बिना H+ आयन नहीं बनते? सही। पानी उन्हें आयनों में टूटने और घूमने फिरने का माध्यम देता है। HCl पानी के साथ मिलकर H3O+ और Cl- आयन बनाता है। ये H+ आयन अकेले नहीं रह सकते, पानी के साथ ही जुड़कर रहते हैं। ठीक है। और एक बात और, जब हम गाढ़े एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं, मतलब उसे पतला करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। हाँ, तनुकरण। तो कहते हैं कि बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुत गर्मी निकलती है। बिल्कुल, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, मतलब इसमें काफी ज्यादा ऊष्मा निकलती है। तो क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे जरूरी बात, हमेशा अम्ल या क्षार को धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए पानी में डालना चाहिए। कभी भी पानी को गाढ़े अम्ल या क्षार में नहीं डालना चाहिए। पानी को एसिड में नहीं डालना? क्यों? क्योंकि अगर आप पानी को एसिड में डालेंगे तो एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी। पानी भाप बन सकता है, मिश्रण बर्तन से उछलकर बाहर आ सकता है, जिससे जलने का खतरा रहता है, और लोकल हीटिंग से कांच का बर्तन टूट भी सकता है। अरे बाप रे! हाँ, इसीलिए गाढ़े अम्ल और क्षार की बोतलों पर चेतावनी के निशान, वार्निंग साइंस बने होते हैं। और पतला करने से होता क्या है, मतलब आयनों का? तनुकरण करने से बस प्रति इकाई आयतन पर यूनिट वॉल्यूम में आयनों H3O+ या OH- की संख्या कम हो जाती है। घोल कम सांद्र, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि अम्ल H+ देते हैं, क्षार OH-, पर कोई अम्ल या क्षार कितना दमदार है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग या वीक, इसे कैसे नापते हैं? इसके लिए हमारे पास एक बहुत काम का पैमाना है, pH स्केल। pH स्केल? हाँ, सुना है इसके बारे में। ये स्केल आमतौर पर 0 से 14 तक होता है। इसमें P का मतलब है पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है शक्ति या पावर, और H मतलब हाइड्रोजन आयन। तो pH हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताता है। कैसे? pH 7 का मतलब है उदासीन विलयन, न्यूट्रल सॉल्यूशन,
जैसे शुद्ध पानी। ठीक। 7 से कम पीएच का मतलब है विलयन अम्लीय, एसिडिक है, और 7 से ज्यादा पीएच का मतलब है विलयन क्षारीय, बेसिक अल्कलाइन है। तो पीएच जितना कम, अम्ल उतना ही प्रबल, स्ट्रॉन्ग। पीएच 0 या 1 का मतलब है बहुत ज्यादा H+ आयन, यानी बहुत शक्तिशाली अम्ल। जैसे हमारे पेट का एसिड। हाँ, उसका पीएच 1-2 के आसपास होता है, बहुत प्रबल। और पीएच जितना ज्यादा, 7 से ऊपर 14 की तरफ, उतना ही प्रबल क्षार। बिल्कुल। पीएच 14 का मतलब है बहुत ज्यादा OH- आयन और बहुत कम H+ आयन, यानी बहुत शक्तिशाली क्षार, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रबल और दुर्बल अम्ल में असल फर्क क्या है? सिर्फ पीएच का? ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो पानी में कितने H+ आयन छोड़ते हैं। मान लीजिए आपने बराबर मात्रा में एक प्रबल अम्ल जैसे HCl और एक दुर्बल अम्ल जैसे सिरका यानी एसिटिक एसिड लिया, तो HCl पानी में लगभग पूरी तरह से H+ आयनों में टूट जाएगा, बहुत सारे H+ आयन देगा, जबकि एसिटिक एसिड बहुत कम मात्रा में H+ आयन देगा। ज्यादातर अणु बिना टूटे ही रहेंगे। अच्छा, तो प्रबल वाले ज्यादा आयन देते हैं, दुर्बल वाले कम। बिल्कुल, यही बात प्रबल और दुर्बल क्षारों पर OH- आयनों के लिए लागू होती है। और पीएच नापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वो रंग बदलने वाला कागज? हाँ, उसे पीएच पेपर कहते हैं। उस पर यूनिवर्सल इंडिकेटर लगा होता है। ये कई सूचकों का मिश्रण होता है जो अलग-अलग पीएच पर अलग-अलग रंग दिखाता है। उस रंग को एक चार्ट से मिलाकर पीएच का अंदाजा लगा लेते हैं। हमारी किताब में कुछ आम चीजों के पीएच दिए हैं। नींबू का रस 2.2, बहुत खट्टा। खून का पीएच 7.4, हल्का सा क्षारीय। जी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटासिड है, उसका पीएच 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का तो 14 तक। हाँ, ये रेंज दिखाता है कि पीएच कितना वेरी कर सकता है। और ये पीएच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ मायने रखता है? अरे बहुत जगह। सबसे पहले तो हमारे अपने शरीर में। कैसे? हमारा शरीर एक बहुत ही संकरे नैरो पीएच रेंज में काम करता है, करीब 7.0 से 7.8। ज्यादातर जैविक प्रक्रियाएं इसी रेंज में सही से होती हैं। मतलब हमारे खून का पीएच 7.4 के आसपास रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसमें जरा सा भी बदलाव हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। सोचिए, पेट में पीएच 1-2 का एसिड और खून में 7.4 का संतुलन, कितना नाजुक सिस्टम है। और पर्यावरण में वो अम्ल वर्षा वाली बात। हाँ, एसिड रेन। जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये होता क्यों है? हवा में प्रदूषण से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें घुल जाती हैं। ये पानी से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, जिससे बारिश का पानी अम्लीय हो जाता है। और इसका असर? जब ये अम्लीय पानी नदियों झीलों में जाता है तो वहां के पानी का पीएच कम कर देता है। इससे मछलियों और दूसरे जलीय जीवों का रहना मुश्किल हो जाता है। इमारतों और मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचता है। मिट्टी के पीएच का भी पौधों पर असर होता है ना? जी हाँ, हर पौधे की अपनी पसंदीदा पीएच रेंज होती है मिट्टी के लिए। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय या क्षारीय हो तो पौधे ठीक से पोषक तत्व नहीं सोख पाते और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो किसान क्या करते हैं? वो मिट्टी का पीएच टेस्ट करवाते हैं। अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय है तो उसमें चूना या चौक जैसे क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। अगर क्षारीय है तो कुछ और उपाय करते हैं। और एक मजेदार बात, शुक्र ग्रह वीनस के बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने हैं। हाँ, वहाँ का वातावरण बहुत ही ज्यादा अम्लीय और गर्म है। वापस पृथ्वी पर आते हैं। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या रोल है? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, HCl, जो खाना पचाने और कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। इसका पीएच काफी कम होता है, 1 से 3 के बीच। लेकिन कभी-कभी एसिडिटी हो जाती है, अपच। हाँ, जब पेट में जरूरत से ज्यादा एसिड बन जाता है तो अपच, इंडाइजेशन होती है, जिससे दर्द और जलन महसूस होती है। तब हम एंटासिड्स लेते हैं। बिल्कुल। एंटासिड असल में दुर्बल क्षार होते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये पेट में जाकर अतिरिक्त एसिड को उदासीन कर देते हैं और हमें राहत मिलती है। दुर्बल क्षार होना जरूरी है? हाँ, अगर प्रबल क्षार लेंगे तो वो पेट को ही नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। और दांतों का सड़ना, टूथ डिके, इसका क्या कनेक्शन है पीएच से? इसका सीधा कनेक्शन है। हमारे मुंह का पीएच सामान्यतः 6.5 के आसपास रहता है, लेकिन जब हम कुछ खाते हैं, खासकर मीठा, तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उस खाने को तोड़कर एसिड बनाते हैं। इससे मुंह का पीएच कम होने लगता है। कितना कम? अगर पीएच 5.5 से नीचे चला जाए तो दांतों की सबसे बाहरी, सबसे कठोर परत, एनामल,
जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनी होती है वो घुलने लगती है, संक्षारित होने लगती है। इसी को दंत क्षय या दांतों का सड़ना कहते हैं। ओहो, तो इससे बचने के लिए खाने के बाद अच्छी तरह मुंह साफ करना चाहिए ताकि खाने के कण और एसिड निकल जाएं। और क्षारीय टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से भी मुंह का पीएच बैलेंस करने में मदद मिलती है। प्रकृति में भी जानवर और पौधे एसिड बेस का इस्तेमाल करते हैं अपनी रक्षा के लिए। हाँ बिल्कुल, जैसे मधुमक्खी जब डंक मारती है तो वो एक अम्लीय पदार्थ छोड़ती है जिससे जलन और दर्द होता है। तो उस पर क्या लगाना चाहिए? कोई हल्का क्षार जैसे बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाने से आराम मिलता है क्योंकि वो अम्ल को उदासीन कर देता है। और वो नेटल नाम का पौधा जिसके पत्तों पर कांटे होते हैं। हाँ, नेटल की पत्तियों के डंक वाले बालों में मिथेनोइक एसिड होता है। छूने पर यह एसिड स्किन में चला जाता है और तेज जलन वाला दर्द होता है। उफ, इसका कोई इलाज? कहते हैं कि अक्सर नेटल के पौधे के पास ही डॉक नाम का पौधा उगता है। उसकी पत्ती रगड़ने से आराम मिलता है। शायद डॉक की पत्ती क्षारीय प्रकृति की होती होगी। प्रकृति का अपना फर्स्ट एड किट। हमारी किताब में और भी उदाहरण है। सिरके में एसिटिक एसिड, संतरे नींबू में सिट्रिक एसिड, इमली में टार्टेरिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड। हाँ, ये सब प्राकृतिक अम्ल हैं। चलिए अब कहानी के तीसरे और आखिरी किरदार पर आते हैं, लवण। लवण, जो अम्ल और क्षार के मिलने से बनते हैं। बिल्कुल, सबसे आम उदाहरण तो हम सब जानते हैं, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। हाँ, नमक। इसके बिना तो खाने में मजा ही नहीं। सही कहा, पर नमक सिर्फ यही एक नहीं होता। लवणों के पूरे परिवार होते हैं। परिवार कैसे? जिन लवणों में एक जैसा पॉजिटिव आयन धनायन होता है वो एक परिवार के होते हैं। जैसे NaCl और Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये दोनों सोडियम लवण परिवार के हैं। अच्छा। या फिर जिनमें एक जैसा नेगेटिव आयन हो, ऋणायन हो, जैसे NaCl और KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों क्लोराइड लवण परिवार के हैं। क्या इन लवणों का भी अपना पीएच होता है? मतलब क्या नमक का घोल अम्लीय या क्षारीय हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो लवण किस तरह के अम्ल और क्षार से मिलकर बना है। अच्छा, कैसे? देखिए, 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक, अगर लवण एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बना है, जैसे NaCl जो HCl और NaOH से बनता है, तो उसका घोल उदासीन होगा, न्यूट्रल, पीएच लगभग 7। ठीक। 2, अगर लवण एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार से बना है, तो घोल अम्लीय होगा, एसिडिक, पीएच 7 से कम। हाँ। 3, और अगर लवण एक प्रबल क्षार और एक दुर्बल अम्ल से बना है, तो घोल क्षारीय होगा, बेसिक, पीएच 7 से ज्यादा। समझ गए। तो नमक का घोल भी एसिडिक या बेसिक हो सकता है। अब साधारण नमक NaCl की ही बात करें, ये मिलता कहाँ से है? इसका सबसे बड़ा स्रोत तो समुद्र का पानी है। पानी को सुखाकर नमक बनाया जाता है। इसके अलावा जमीन के नीचे चट्टानों के रूप में भी मिलता है, जिसे सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट कहते हैं। हाँ, सेंधा नमक, वो थोड़ा भूरा सा होता है। हाँ, अशुद्धियों के कारण इसे खदानों से निकाला जाता है। और आपको याद होगा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक का कितना बड़ा प्रतीक था महात्मा गांधी का दांडी मार्च। बिल्कुल, नमक कानून के खिलाफ। सही कहा। और ये साधारण नमक सिर्फ खाने के काम नहीं आता, ये इंडस्ट्री में कई बहुत जरूरी केमिकल्स बनाने के लिए कच्चा माल भी है। सच में? जैसे कि? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, बहुत जरूरी केमिकल है ये कैसे बनता है नमक से? इसे बनाने की एक प्रक्रिया है जिसे क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसमें नमक के गाढ़े जलीय घोल, जिसे ब्राइन कहते हैं, में बिजली प्रवाहित की जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस? हाँ, इससे 3 बहुत काम की चीजें एक साथ मिलती हैं। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर क्लोरीन गैस। 3 उत्पाद, इनके क्या उपयोग हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, डिटर्जेंट, कागज, रेयॉन बनाने में काम आता है। क्लोरीन गैस पानी को साफ करने, PVC पाइप, कीटनाशक और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आती है। और हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में अमोनिया बनाने में, जो खाद के लिए जरूरी है, इस्तेमाल होती है। वाह, एक प्रक्रिया से इतनी सारी उपयोगी चीजें। और ब्लीचिंग पाउडर, वो भी नमक से जुड़ा है? हाँ, और प्रत्यक्ष रूप से। अच्छा। क्लोर क्षार प्रक्रिया से जो क्लोरीन गैस मिलती है, उसे सूखे बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बनता है। इसका क्या काम है? इसका मुख्य काम है रंग उड़ाना।
कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में, ब्लीचिंग के लिए, पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में भी। ठीक है। अब रसोई की एक और चीज, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, NaHCO3, क्या ये भी नमक से बनता है? हाँ, इसे बनाने में भी नमक NaCl का इस्तेमाल होता है, साथ में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। अच्छा, ये तो घरों में खूब इस्तेमाल होता है। जी हाँ, ये एक हल्का असंक्षारक, नॉन कोरोसिव क्षारीय लवण है। इसके कई उपयोग हैं। जैसे? सबसे पहले तो बेकिंग में। बेकिंग पाउडर का ये एक मुख्य घटक है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ एक हल्का खाद्य अम्ल जैसे टार्टारिक एसिड मिला होता है। जब इसे गर्म करते हैं या पानी में मिलाते हैं तो बेकिंग सोडा और अम्ल रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यही गैस केक, ब्रेड या भटूरे को फुलाकर नरम और स्पंजी बनाती है। अच्छा, वो फुलाने का काम CO2 करती है। बिल्कुल। दूसरा, ये क्षारीय होने के कारण एंटासिड का भी काम करता है। पेट की अतिरिक्त एसिडिटी को कम करता है। हाँ, ये तो पता है। और तीसरा, ये सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इस्तेमाल होता है। आग बुझाने में भी? कैसे? उन यंत्रों में बेकिंग सोडा और एसिड अलग अलग रखे होते हैं। जरूरत पड़ने पर जब वो मिलते हैं तो CO2 गैस बनती है जो आग को ऑक्सीजन से काटकर बुझाने में मदद करती है। कमाल है। और जब हम खाना पकाते समय बेकिंग सोडा डालते हैं तब क्या होता है? गर्म करने पर बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टूटकर सोडियम कार्बोनेट, पानी और CO2 गैस बनाता है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट बनता है। हाँ, और यहीं से हम अगले लवण पर आते हैं, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा से अलग है? हाँ, ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10H2O। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 पानी के अणु जुड़े हैं। ये कैसे बनता है? इसे बेकिंग सोडा को गर्म करने से जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है उसे पानी में घोलकर फिर से क्रिस्टल बनाने, रिक्रिस्टलाइजेशन पर प्राप्त किया जाता है। इसका क्या उपयोग है? जैसा नाम से ही जाहिर है, कपड़े धोने और सफाई के काम आता है। इसके अलावा कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी इस्तेमाल होता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में भी काम आता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, पानी की स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस दूर करने में। पानी की कठोरता मतलब? जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं उसमें साबुन ठीक से झाग नहीं देता, उसे कठोर जल कहते हैं। धावन सोडा उन लवणों को हटाकर पानी को मृदु, सॉफ्ट बनाता है। समझ गए। आपने इसके फॉर्मूले में कहा Na2CO3.10H2O। ये आखिर में .10H2O का क्या मतलब है? क्या ये सोडा गीला होता है? नहीं, ये गीला नहीं होता। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं क्रिस्टलन का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलन का जल? हाँ, कई लवण जब क्रिस्टल के रूप में होते हैं तो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर पानी के अणु एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। ये पानी उन्हें गीला नहीं करता, बल्कि उनकी बनावट और अक्सर उनके रंग का हिस्सा होता है। अच्छा, जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। ये दिखने में नीले रंग के सूखे क्रिस्टल होते हैं। हाँ, नीला थोथा कहते हैं शायद। बिल्कुल। अब अगर आप इन नीले क्रिस्टलों को गर्म करें तो ये 5 पानी के अणु उड़ जाते हैं। तो क्या होता है? क्रिस्टल अपना नीला रंग खो देते हैं और सफेद पाउडर, सिर्फ CuSO4 बन जाता है। अरे! लेकिन अगर आप उस सफेद पाउडर में वापस पानी की कुछ बूंदें डालें तो नीला रंग फिर से लौट आता है। वाह, तो ये पानी क्रिस्टल के रंग और रूप के लिए जरूरी है। हाँ, कई लवणों में ऐसा होता है। तो धावन सोडे Na2CO3.10H2O में भी हर Na2CO3 यूनिट के साथ 10 पानी के अणु जुड़े होते हैं उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ये तो बहुत ही रोचक बात है। जिप्सम भी ऐसा ही है। उसका फॉर्मूला CaSO4.2H2O है। बिल्कुल सही। जिप्सम भी क्रिस्टलन जल वाला एक लवण है। और जिप्सम से ही एक और बहुत जानी पहचानी चीज बनती है। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। अरे हाँ, POP। जब जिप्सम CaSO4.2H2O को सावधानी से एक निश्चित तापमान, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस या 373 K पर गर्म किया जाता है, तो वो अपने पानी के अणुओं का कुछ हिस्सा खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका फॉर्मूला है CaSO4.5H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा पानी का अणु, ये कैसे? हाँ, इसका मतलब है कि कैल्शियम सल्फेट की 2 इकाइयां मिलकर पानी के एक अणु को साझा करती हैं। CaSO4.2H2O या सरल रूप में CaSO4.5H2O। अच्छा, और ये POP होता कैसा है? ये एक सफेद पाउडर होता है
और इसकी खास बात यह है कि जब इसमें पानी मिलाते हैं क्या होता है? तो ये फिर से सेट होकर कठोर ठोस जिप्सम बन जाता है, लगभग 15-20 मिनट में। ये इस्तेमाल टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जल्दी सेट होकर हड्डी को स्थिर कर देता है। इसके अलावा खिलौने, मूर्तियां, सजावटी सामान बनाने में और दीवारों की सतह को चिकना बनाने के लिए भी पॉप का इस्तेमाल होता है। तो आज हमने अम्ल, क्षार और लवण की इस पूरी दुनिया की काफी गहराई से पड़ताल की। हाँ, कोशिश तो की। हमने समझा कि ये क्या है, इन्हें कैसे पहचानते हैं, लिटमस से, हल्दी से, फिनोफ्थिलिन से, यहाँ तक कि गंध से भी। जी। फिर हमने उनकी ताकत नापने का तरीका देखा, पीएच स्केल, 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज्यादा तो क्षारीय। उनकी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं देखीं, कैसे वे धातुओं से, कार्बोनेटों से रिएक्ट करते हैं, और सबसे खास कैसे वे एक दूसरे को उदासीन करते हैं और लवण बनाते हैं। हाँ, और फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण लवणों की कहानी जानी, साधारण नमक और उसके उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, और आखिर में प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वो क्रिस्टलिन जल वाली बात भी बड़ी दिलचस्प थी। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझनी है कि ये सारी अवधारणाएं, अम्ल, क्षारक, लवण, पीएच, सूचक अभिक्रियाएं, ये सब आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। सही कहा। और प्रकृति से लेकर हमारे शरीर के अंदर की प्रक्रियाओं तक और हमारे घरों से लेकर बड़े बड़े उद्योगों तक इनका कितना गहरा असर है। रसायन विज्ञान की ये शाखा वाकई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जो हमारी स्रोत सामग्री में भी पूछा गया है। जरूर। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 0.5 H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों कहा जाता है? पेरिस शहर से इसका क्या लेना देना हो सकता है? सोचने वाली बात है। हाँ, सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक और रोचक विषय के साथ द डीप डाइव पर। नमस्कार। नमस्कार।